Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 7 of Management Development. In this session, we will be talking about selection. Various topics which will be covered in this session are introduction of selection, various steps involved in selection process, placement and orientation, training and development, training methods, management development programs, performance appraisals, and finally the performance appraisal methods. First of all, what is selection? Well, selection is the process of picking the desired candidates from the pool of job. ऐसे पहले वाली सेशन में हमने डिस्कस किया था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है. रिक्रूटमेंट का एंड रिजल्ट होता है पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स. अब उस पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स में से बेस्ट सूटेड कैंडिडेट को चूज करना इज सिलेक्शन. आप जो क्वालिफिकेशंस कॉम्पिटेंसीज एक जॉब को फिल करने के लिए एक पर्सन में ढूंढ रहे थे, जिस कैंडिडेट में जिस एप्लीकेंट में वो सारी क्वालिटीज और कॉम्पिटेंसीज होंगी, उस कॉम्पिटेंट कैंडिडेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे. दिस इज सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच candidates for employment are divided into two classes, who are to be offered employment and those who are not. रिक्रूटमेंट पे अगर आपको याद होगा, हम सिलेक्शन रिक्रूटमेंट में हम कुछ रिजेक्शन नहीं करते. सारे एम्प्लॉइज हम कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए जॉब के लिए अप्लाई करें. बट सिलेक्शन जिन कैंडिडेट्स ने हमें अप्लाई किया है, दो हिस्सों में बांट देती है उन कैंडिडेट्स को. फर्स्ट वो कैंडिडेट्स जिनको हम एम्प्लॉयमेंट ऑफर करेंगे, और सेकंड कैटेगरी विल बी जिनको हम एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं करेंगे. सो इन अ वे वी कैन से कि सिलेक्शन में हम कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं. नाउ व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सिलेक्शन प्रोसेस? एज यू कैन सी, द बेसिक स्टेप जिससे सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है इज रिसेप्शन. फिर उसके बाद आपको प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है, आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, वेरियस सिलेक्शन टेस्ट आपसे करवाए जाते हैं. देन यू विल फेस द मेन इंटरव्यू, आपके रेफरेंस चेक्स होते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपको जॉब ऑफर दिया जाता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है, एंड फाइनली दिस सिलेक्शन इज बीइंग इवैल्यूएटेड. नाउ अब ये जितने अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, इनके हर स्टेप पे रिजेक्शन टेक्स प्लेस. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ जॉब ऑफर, इसके बियॉन्ड आपकी रिजेक्शन नहीं होती. अदरवाइज हर एक स्टेप पे रिजेक्शन विल ऑल्सो टेक प्लेस ऑफ सम ऑफ द कैंडिडेट्स. Now let us discuss this selection process in detail. So the first step in selection process is reception. Reception and scrutiny of application is the first step in the process of selection. जितने भी interested candidates होंगे उनको हम एक job application भरने के लिए दे देंगे, और resume जिन्होंने कंपनी को देना होगा, we will ask for that resume. In this stage, depending upon the individual resume, candidate who possess required qualification for job are called for the preliminary interview. जो आपने उसमें फॉर्म में भर के दिया है एप्लीकेंट ने, प्लस उनका जो रिज्यूमे है, उन दोनों को कंसिडर करने के बाद कंपनीज को लगता है कि जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं सिलेक्शन के लिए, ओनली दोज कैंडिडेट्स विल गो फर्दर इनटू प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज. नाउ द सेकेंड स्टेप इज प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज. इस स्टेप में क्या होता है कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन कंपनी को दी होती है फर्स्ट स्टेप रिसेप्शन स्टेप में, वो उसको और फर्दर कंपनी कलेक्ट करने की कोशिश करती है. जैसे एजुकेशन कितनी है कैंडिडेट की, क्या क्या स्किल्स हैं उनमें, कितना एक्सपीरियंस है, और इन सारी चीज़ों को इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेगा, सारी चीज़ों को वेरीफाई कर सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन रेज्यूमे में दी गई थी वो ठीक है या नहीं. नाउ द थर्ड स्टेप इज एप्लीकेशन ब्लैंक. It is device used to get information from candidate as per the company requirement. Information collected in application blank are related to the following particulars. क्या होता है, once you are applying into the vacancy in an organization को आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. ये सारी रिक्वायरमेंट, वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म भरवा के. उसमें आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन
ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका पर्सनल बायोडाटा हो सकता है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बताएगा कि आपको क्या क्या एड्रेसेस, आपका एड्रेस क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फ्रॉम विच सिटी और विच स्टेट यू बिलोंग, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, आपके मार्क्स कौन से इंस्टीट्यूट्स में आपने पढ़ा है, कितने मार्क्स इनकर किए हैं आपने, कौन सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। Then the work experiences. Work experience, it contains the details of numbers of work experience possessed by the candidate, position, name of the company and nature of the work. आपको कितना work experience है, एक particular organization के साथ आपने कितना काम किया है, कौन सी पोस्ट पे आपने काम किया है, किस तरीके का आप वहाँ पे काम करते थे। Then they can also ask you about curricular activities. Curricular activities जो आप extra curricular activities में आप involved हो, suppose आपकी कोई हॉबी है, आपने एनसीसी नेशनल कैडेट कैंप ज्वाइन करा हुआ है, या आप कुकिंग पसंद है, म्यूजिक के फॉन्ड ऑफ हो, फिर देन दे विल आस्क फॉर योर रेफरेंसेस। Applicants are required to give some references who will be contacted to inquire about the accuracy of data given by a candidate. अब जितने भी कैंडिडेट कंपनी में अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, उन सब की जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको कंपनी क्रॉस चेक करेगी। कहाँ से क्रॉस चेक करेगी? उन रेफरेंसेस से जो कैंडिडेट्स ने दिए हैं। एक्चुअली व्हाट हैपन्स, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपने अपनी एक्सपीरियंस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, आपकी प्रीवियस सैलरी के लिए दिया है, कंपनी को ये सारी चीज़ें बहुत क्रूशियल हैं। कंपनी को सारी चीज़ें पहले क्रॉस चेक करनी पड़ती हैं कि वेदर एक्चुअली वो पर्टिकुलर कैंडिडेट कंपनी में काम करता था या फिर देयर इज सम फ्रॉड इन्वॉल्व्ड। Then the salary demanded. Candidates are required to mention about the salary expectations कि वो कितनी सैलरी उस पर्टिकुलर पोस्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Then the next step is the evaluation of the application form. Evaluation, आप जितना आपने application form भरा है उसको आप evaluate करती है companies. Now one method is clinical method. In this method, all required information about the candidate are gathered either from individual profile or by having interaction with the candidate. आपसे जो इंटरव्यू जब बात करता है तब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, या फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन लिख के भेजी है अपनी प्रोफाइल में, वो उन दोनों ही इन्फॉर्मेशन से वो इवेलुएट कर सकता है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को। सेकेंड कुड बी वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक. In this method, weights are assigned to certain traits depending upon which suitable candidates are selected. कंपनी कुछ ट्रेड्स को, कुछ फीचर्स को पर्टिकुलर वेट दे देती है, वेटेज दे देती है कि सपोज अगर आप मार्केटिंग में हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, देन आपकी प्रेजेंटेशन। तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल को 10 पॉइंट्स का वेटेज दे दिया, प्रेजेंटेशन हो सकता है मैंने 8 पॉइंट का वेटेज दे दिया। सो अकॉर्डिंगली आप जितना स्कोर करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स में, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दोज वेटेजेस एंड फाइनली योर टोटल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड. Then the next is placement and orientation. Now what is placement? Once a candidate is selected for a particular job, अब सिलेक्शन के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर सिलेक्टेड कैंडिडेट को काम करने के लिए समझाया जाएगा, राइट जॉब दिया जाएगा. दिस इज प्लेसमेंट. प्लेसमेंट इज सेड टू बी द प्रोसेस ऑफ फिटिंग द सेलेक्टेड पर्सन एट द राइट जॉब और प्लेस, दैट इज fitting square pegs in square holes and round pegs in round holes. Square boxes में आपने square shape के पीस लगाने हैं और सर्कल शेप में सर्कल शेप के पीसेस लगाने हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. जो पर्सन पर्टिकुलर स्किल्स हैं उसमें पर्टिकुलर काम को करने के लिए वो पर्टिकुलर काम करना की ड्यूटी उसको असाइन कर देते हैं. दिस इज प्लेसमेंट. वंस ही इज फिटेड इनटू द जॉब ही इज गिविंग द एक्टिविटीज ही हैज टू परफॉर्म एंड ऑल्सो टोल्ड अबाउट दिस ड्यूटीज. जैसे ही उनको उनका जॉब दे दिया जाता है उनको एक फॉर्मली बता दिया जाता है कि क्या क्या ड्यूटीज हैं जो उनको करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एक इस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे उन्हें करनी पड़ेगी. The freshly appointed candidates are then given orientation in order to familiarize and introduce the company to him. Now once you join a company, आपके लिए वो कंपनी बिल्कुल एक न्यू एनवायरनमेंट है. आप वहाँ पे किसी एम्प्लॉयर को नहीं जानते, वहाँ के पॉलिसीज को नहीं जानते. सो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कंपनी अरेंज करती है जिसमें जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं दे फॉर्मली गेट इंट्रोड्यूस बाय विद द कंपनी. कंपनी में वर्किंग कल्चर कैसा है, वहाँ के एम्प्लॉयज कैसे हैं, उनसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराया जाता है. नाउ जनरली ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज लेआउट, एम्प्लॉय क्या क्या काम करेगा वहाँ पे. देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंपनी का किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वेदर इट इज लाइक द लाइन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन वे हैव, उनका अगर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, बहुत सारी हिरार्कीज हैं. देन दे विल टॉक अबाउट द डिपार्टमेंटल गोल्स, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया होगा, हो सकता है उसने फाइनेंस में ज्वाइन किया हो, HR में किया हो, मार्केटिंग में किया हो, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का क्या गोल है. देन ऑर्गेनाइजेशनल लेआउट, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा लेआउट ऑल ओवर हिरार्की, पूरा स्ट्रक्चर कैसा है. देन जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी के क्या कोड ऑफ कंडक्ट हैं, क्या क्या रूल्स हैं जो वो फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल कि टाइमली पंक्चुअलिटी है, या फिर हो सकता है वहाँ पे दे फॉलो मोर ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. देन स्टैंडिंग ऑर्डर्स, डे टू डे ऑपरेशंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं विच दे नीड टू फॉलो, प्लस द ग्रीवेंसेस सिस्टम्स और द प्रोसीजर. सपोज इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवेंस है पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, तो क्या पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो ग्रीवेंस सॉल्व किया जाता है. इवन दिस इज एक्सप्लेन्ड इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स. देन वी हैव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में एक बहुत फेमस लाइन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही है कि ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट विदाउट ट्रेनिंग इट इज मोर एक्सपेंसिव. ट्रेनिंग के लिए कंपनीज को पैसा जरूर खर्चना पड़ता है, तो कंपनी के लिए ट्रेनिंग एक्सपेंसिव तो है, लेकिन अगर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो इतना नुकसान कंपनी को हो जाएगा कि वो उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग. वेल, बाय माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग, the systematic development of knowledge, skills and attitudes required by an individual to perform adequately a given task or job. We usually say कि हम KSA इंक्रीज करते हैं एक एम्प्लॉय का. KSA एक्रोनिम है नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स का. हम एक सिस्टमैटिक वे में एक पर्सन का KSA इंक्रीज करते हैं एक इंडिविजुअल का, ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर जॉब को एडिक्वेटली परफॉर्म कर सके. This definition was given by Michael Armstrong. Now the other definition over here is given by Edwin Flippo. Edwin Flippo said the act of increasing knowledge and skill of an employee for doing a particular job is training. एक particular चीज की knowledge increase करना, एक particular skill सिखाना एक employee को एक particular job को करने के लिए, this is training. For example, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं आता, आप सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हो, आपको टैली नहीं आता, आपकी कंपनी ने आपको 5 डेज 6 डेज का एक वर्कशॉप अटेंड करवाया है टू जस्ट यू गेट टू नो कि टैली होता है कैसे, कैसे यूज करना है. दिस ऑल्सो कम्स अंडर ट्रेनिंग. नाउ ट्रेनिंग मेथड्स can be on the job training as well as off the job training. On the job training, the training which is being provided while you are doing the job, and off the job training is आप कंपनी में ऑलरेडी काम नहीं कर रहे, आपको पहले ट्रेनिंग दी जा रही है काम की. जनरल बेसिस पे ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं. सम ऑफ देम आर लिस्टेड है. हैंड्स ऑन क्लासरूम, आपको एक पूरा क्लासरूम की तरह पढ़ाया जा रहा है. वर्क स्टेशंस, जहाँ पे एक्चुअली काम होता है आपको वहाँ काम कराया जा रहा है. इंटरैक्टिव VNCs एंड टेलीफोन, आपको टेलीफोनिकली कहीं से कुछ एक्सपर्टीज के ओपिनियन मिल रहे हैं, टेलीफोन से पढ़ा सकते हैं. आपको टिप शीट्स, कौन सी चीज किस तरीके से करनी है वो बताया जा सकता है. इंट्रानेट, इंट्रानेट इज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क है उसके थ्रू आपके पास ऑलरेडी अपलोडेड PPTs हैं और PDFs हैं, वीडियोस हैं, जिनको देख के यू कैन गेट टू नो कंपनी में कैसे काम हो रहा है. आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, ईमेल के थ्रू आप सीख सकते हो, CDs आपको कंपनी दे सकती है, ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग के थ्रू कॉन्टेस्ट भी हो सकते हैं, प्लस आपको होमवर्क दिया जा सकता है. आपका जो बॉस आपको कहे ओके आपको आज मैंने ये चीज सिखाई है, प्लीज कम प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. सेमिनार्स हो सकते हैं, कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए. देयर कैन बी n नंबर ऑफ मेथड्स फॉर ट्रेनिंग डिपेंडिंग अपॉन कि आपका नेचर ऑफ जॉब कैसा है. Now, management development programs. Management development is the best described as the process from which managers learn and improve their skills, not only to benefit themselves but also to the employing organization. इसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिससे मैनेजर्स एक नई चीज लर्न करते हैं
या फिर अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स को ही इम्प्रूव करते हैं जो बेनिफिट करेगा उन्हें और प्लस ऑर्गेनाइजेशन को भी उसका फायदा होगा। ऑब्वियसली अगर कोई एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, ही इज डेवलपिंग, सो उसका कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ मैनेजमेंट डेवलपमेंट बेसिकली इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशनल लर्निंग। आपको बिल्कुल एक सेट पैटर्न है उसमें लर्निंग करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्क बेस्ड मेथड्स एम्ड एट स्ट्रक्चरिंग द इन्फॉर्मल लर्निंग विच विल ऑलवेज टेक प्लेस। आपको काम करते करते सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोडक्शन यूनिट में आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको काम करके सिखाया जाता है, करना पड़ता है। दिस इज योर वर्क बेस्ड मेथड्स। देन फॉर्मल ट्रेनिंग कोर्सेज, कई कंपनीज के फॉर्मल ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं कि इफ कोई अगर नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उसको 7 डेज का पहले ये ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा तभी वो काम करने आएगा। फॉर एग्जाम्पल होटल अशोक पब्लिक डीलिंग में डील करते हैं तो वहाँ की हॉस्पिटैलिटी के लिए वो पहले उन न्यू एम्प्लॉयज को 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद ही वो फॉर्मली कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। देन एजुकेशन विच माइट रेंज फ्रॉम कोर्सेज भी हो सकते हैं या हो सकता है आपके टीम लीडर्स ही आपको कुछ एक चीज समझा दें। सो दीज कैन बी द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। Then we have management development programs. Organizations perform management development to achieve the following results. अब फायदे क्या क्या है मैनेजमेंट डेवलपमेंट के? फर्स्ट, इट इम्प्रूव्स द टेक्निकल परफॉर्मेंसेस। कंपनी में जैसे जैसे आपके एम्प्लॉयज डेवलप करेंगे उनकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर हो जाएगी क्योंकि उनके KSA इंक्रीज हो जाएंगे, दैट इज देयर नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज। वंस उनके नॉलेज स्किल्स और एबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगे वो ऑप्टिममली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देन इम्प्रूव सुपरविजन एंड लीडरशिप। जितना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे उतना ही अच्छा वो लीड भी औरों को कर पाएंगे। देन इम्प्रूव इंटरडिपेंडेंटल कॉपरेशन। डेवलपमेंट से आपको डिपार्टमेंट कॉपरेशन अचीव करने में बहुत हेल्प मिल सकता है। देन फाइंड एन इंडिविजुअल्स वीकनेस। आप मैनेजमेंट डेवलपमेंट करते करते आपको पता चल सकता है कि कौन सा एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर एरिया में लैग करता है और आप अकॉर्डिंगली उस पर काम कर सकते हो। इट कैन अट्रैक्ट गुड एम्प्लॉयज, गुड पीपल एज वेल। अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स करोड्स ऑफ रुपीज ऑन द development of their employees, you would love to go for that company. Then encourages promotion from within the policies. मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो encourage करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनली ही प्रमोट किए जाएंगे। Then make sure that the qualification of key personnel become better नोन। जो की पर्सोनल है कंपनी में उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है सबको पता होना चाहिए ताकि अकॉर्डिंगली सब अपना करियर आगे प्लान कर सके ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में ही डेवलप करें। देन क्रिएट रिजर्व्स इन मैनेजमेंट रैंक्स। देन मेक एन ऑर्गेनाइजेशन मोर फ्लेक्सिबल बाय मेकिंग इट्स मेंबर मोर रिसोर्सफुल एंड मल्टीपर्पज। आपका जो मैन पावर इन्वेंट्री है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल बना सकते हो बाय मैन पावर की जो इन्वेंट्री है उसको मल्टीपर्पज करके, मल्टीटास्किंग करा के। ओनली देन योर रिसोर्सेज विल बी ऑप्टिममली यूज्ड। देन इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हो। यू कैन हैव द फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजंस लिए जा सके। देन एनकरेज जूनियर एग्जीक्यूटिव्स टू डू बेटर वर्क। आप अपने जूनियर लेवल जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करके बेटर वर्क, चैलेंजिंग वर्क दे सकते हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन में वो आगे और डेवलप कर सके, ग्रो कर सके। नाउ व्हाट आर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स और मेरिट रेटिंग? Now, performance appraisals is the systematic evaluation of the performance of employees and to understand the abilities of the person for further growth and development. एक organization में एक employees की सबसे पहले तो जो performance होती है उसको evaluate करना इस performance appraisal। Second, आपने परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर ली प्लस आप देखोगे कि उसमें फर्दर ग्रोथ फ्यूचर में हो सकती है या नहीं, ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल में आता है। इट इज अ सिस्टमैटिक वे जिसमें हम बेसिकली 3 चीजें देखते हैं। फर्स्ट, द सुपरवाइजर्स मेजर्स द पे ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंपेयर इट विद द टारगेट एंड प्लान्स। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मेजर किया जाता है, आपकी जो पे है वो मेजर की जाती है आपकी टारगेट से, आपको जो ऑलरेडी प्री एस्टैब्लिश टारगेट्स दिए गए थे, जो अलग अलग प्लान्स थे। देन योर सुपरवाइजर एनालाइजेस द फैक्टर बिहाइंड द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज।
सुपरवाइजर जो आपका बॉस है वो एनालाइज करेगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है। हो सकता है परफॉर्मेंस आपकी पॉजिटिव वे में डेविएट हो या हो सकता है नेगेटिव वे में हो, लेकिन दोनों ही केसेस में ही विल लुक फॉर द factors. Then the employers are in position to guide the employees for a better performance. Suppose in case अगर कुछ negative deviation है तो वो किस कारण है वो उन्होंने पता करके आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। Then performance appraisal methods are basically of two types. One the traditional method, other one is modern method. Now traditional methods can further be divided into various 8 categories. फर्स्ट मेथड इज एसे अप्रेजल मेथड। इन एसे अप्रेजल मेथड में क्या होता है कि जो भी आपका सुपरवाइजर है वो आपकी परफॉर्मेंस के रिगार्डेंस में उसकी फीडबैक, आपकी परफॉर्मेंस के फीडबैक के लिए एक एसे लिख देता है। सेकेंड इज स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। अलग अलग एम्प्लॉयज, अगर सपोज 3 or 4 पर्सन्स आर वर्किंग इन दी सेम डिपार्टमेंट, सेम फंक्शन, तो उन सबको अलग अलग रैंकिंग दे दी जाएगी डिपेंडिंग अपॉन उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा है और अकॉर्डिंगली उनको परफॉर्मेंस को अप्रेस कर दिया जाएगा। देन पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन आप एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की रिलेशन में कंपेयर करेंगे। सपोज इफ देयर इज अ पर्सन जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसके रिलेशन में आप सारे एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। देन क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ एक ऐसे इवेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी की सर्वाइवल के लिए। आप उन इंसिडेंट्स को सबसे पहले लिस्ट बना लेंगे, उन इंसिडेंट्स में कैसे कैसे कौन सा एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से उन्हें रेटिंग दे देंगे। देन फील्ड रिव्यू मेथड। यू विल बी सेंडिंग समवन एट द साइट ऑफ वर्क, वहां पे वो रिव्यू करके आपको ला देंगे। चेकलिस्ट मेथड्स, अलग अलग पैरामीटर्स पे आप टिकिंग करेंगे कि एम्प्लॉइज, वेयर डू योर एम्प्लॉइज स्टैंड इन वेरियस पैरामीटर्स। ग्राफिकल रेटिंग स्केल। ग्राफिकल रेटिंग स्केल में यू विल बी रेटिंग योर एम्प्लॉइज ग्राफिकली, आप उनको ऐसे अलग अलग रेटिंग देंगे जिससे यू कैन ड्रॉ द ग्राफिकल इन्फेरेंसेस। देन द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज यू विल ट्राई टू मेक अ नॉर्मल कर्व आउट ऑफ द वेरियस परफॉर्मेंस अप्रेजल्स ऑफ द एम्प्लॉइज। Then you have modern methods. Modern methods which are being used nowadays. सबसे पहले है इसमें MBO। हम ये पहले भी सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें मैनेजर्स और सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट सब मिलके कॉमन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस के माइलस्टोन डिसाइड करते हैं। अकॉर्डिंगली उन माइलस्टोन्स और इन सब के ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। देन वी हैव 360 डिग्री अप्रेजल्स। 360 डिग्री अप्रेजल्स आर कि एवरी एम्प्लॉय विल बी अप्रेजिंग देयर कलीग्स, their subordinate as well as their superior. So it is forming a circle which have employee in the center. हर employee अपने colleagues को भी अप्रेस कर लेगा, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को भी करेगा, प्लस अपने bosses को भी अप्रेस करेगा। That is why it is called 360 degree appraisals. Assessment centers, आपने डिसाइड कर लिया कि these are the various parameters जिनके बेसिस पे परफॉर्मेंस अप्रेस किए जाएगी। अकॉर्डिंगली आप डेवलप करोगे अपने एम्प्लॉयज को उन परफॉर्मेंस को करने के लिए और देन फाइनली आप उनको अप्रेस कर दोगे। देन वी हैव बार्स। बार्स स्टैंड फॉर बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। अलग अलग बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को आप रेटिंग दे दोगे, अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस को अप्रेस कर दिया जाएगा। देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आपने कितनी कॉस्ट बियर की एक पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने में और कितना आपको उससे बेनिफिट मिला। यू विल कंपेयर दिस कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस अंडर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। Now there are some of the questions for your practice. First one is define placement and orientation. Other one is what are the various methods of training and development. And last one is define placement and orientation. Well, that's all for this session. Thank you.